हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समान नागरिक संहिता की, क्योंकि ये करंट में चल रहा है विषय। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पिछले 7 फरवरी को जो उत्तराखंड राज्य है इसके द्वारा विधानसभा में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को पारित कर दिया गया है। तो करंट का विषय है और आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उनमें से किसी न किसी में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो से आप लोगों को, अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों का शायद प्रश्न छूटना असंभव हो जाएगा। ठीक हो गया? तो पूरी डिटेल वीडियोज़ मैंने बताई हुई है। अगर सारी चीज़ें तो इसमें नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम इसमें बात करेंगे अनुच्छेद 44 की और समान नागरिक संहिता की ही बात इसमें हम करेंगे। फिर भी हम इसमें चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अगर वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो तो वो सारे आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर वीडियोज़ प्रत्येक अनुच्छेद वाइज़ आप लोगों को वहाँ को देखने को मिल जाएंगे। 22 के 22 भाग के जो वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप लोग उनको देख सकते हैं। तो करंट का टॉपिक चल रहा है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में जिसका वर्णन है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो समान नागरिक संहिता है ये रखा गया है अनुच्छेद 44 में। तो अनुच्छेद 44 में बार बार आप लोगों को कहते रहता हूँ, अगर आप लोग भूल भी जाते हैं तो शायद ये नहीं भूल पाएंगे फिर इसके बाद, कि 4 दोनों क्या हैं, एक समान है। तो एक समान है तो अनुच्छेद 44 जो हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगी, समान नागरिक संहिता हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया? अब बात करते हैं, जो अनुच्छेद 44 है ये आता है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। अब नीति निर्देशक जो तत्व हैं वह अनुच्छेद 36 यानी कि 36 से लेकर के 51 तक के भाग 4 में इसको रखा गया है। ठीक हो गया? भाग 4 में इसको रखा गया है। अब बात करते हैं जो डीपीएसपी होते हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो रहते हैं, इसमें क्या होता है नीति निर्देशक तत्व में, इसमें अगर आप लोग राज्य आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराता है तो आप इसके लिए किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। तो कभी भी सवाल ऐसे भी यहाँ से बन सकता है कि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं क्या वह न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं या नहीं है, तो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक हो गया? अगर राज्य इसको नहीं कर सकता है तो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो राज्य इसको नहीं देगा। मतलब ये नीतियाँ दी गई हैं, राज्य को गाइडलाइन है कि राज्य अपनी सुविधा अनुसार ये चीज़ें करेगा। जैसे कि केटी शाह के द्वारा कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस चेक की तरह है जिसमें बैंक अपने इच्छा अनुसार क्या करता है, पैसा देते रहता है। ठीक हो गया? तो इसमें क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक हो गया, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो तब क्या था, देश इतना अधिक डेवलप नहीं था, यानी कि एक विकसित नहीं था, गरीब देश था उस टाइम पे, इतना पैसा था भी नहीं। तो वो चीज़ें सारी इसमें रखी गई थी, जो चीज़ें राज्य आगामी यानी कि कुछ वर्षों में जो चीज़ें कर सकता है उन सभी को नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया था। तो उसमें से धीरे धीरे राज्य क्या करता है, कुछ चीज़ों को उसको क्या कर रहा है, विधेयक ला करके उसको दे भी रहा है। ठीक हो गया? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो वृद्धा पेंशन है ये भी इसी में रखा गया था। अभी वर्तमान में वो चीज़ आप लोगों को देख सकते हैं। जो प्रसूति अवकाश दिया जाता है महिलाओं को वो भी इसी में रखा गया था। पहले शिक्षा भी इसी में रखी गई थी। ठीक हो गया? बाद में उसको संशोधन करके 2002 के बाद इनकी आरटीई के तहत अनुच्छेद 21 के खंड ए यानी कि क में इसको रखा गया है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें सारी मैंने बताई हुई है, तो इसमें डिटेल से बताने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 44 की। ठीक हो गया? तो सबसे पहले बात आती है जो अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता में, इसमें विषय कितने रखे गए हैं, तो इसमें विषय रखे गए हैं 4। ठीक हो गया? 4। सबसे पहले विवाह का मामला इसमें रखा गया है, उसके बाद तलाक, उसके बाद वसीयत, उसके बाद गोद। अब इसको याद भी आप लोग कैसे कर सकते हैं, किसी भी पहले क्या होता है, किसी का भी विवाह होता है, विवाह होने के बाद झगड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। तलाक हो अगर जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके वसीयत की बात करते हैं। उसके बाद अगर किसी के बच्चे नहीं हो पाते तो उनकी गोद लेने की इसमें बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें रखी गई हैं किसमें, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में।
तो सबसे पहले हम बात करें विवाह की, ठीक हो गया? अब विवाह की अगर बात करें तो आप लोगों को ज़्यादातर ये हिंदू में तो देखने को नहीं मिलता है, तो ये ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कि जो बहु विवाह की जो प्रथा रहती है वो मुसलमानों में आप लोगों को अधिकतर देखने को मिल जाती है। तो जो मुसलमान महिलाएँ हैं जिनको तलाक मिल जाता है तो उनमें क्या होता है कि बहुत सी जो महिलाएँ बहुत से जो पुरुष होते हैं, पुरुष क्या करते हैं कि एक विवाह होते हुए भी 2, 3, 4 इनकी 2-2, 3-3 पत्नियों को क्या करते हैं, रख लेते हैं। परंतु यही जो नियम है वह उन पुरुषों पे लगता तो है लेकिन उनकी महिलाओं पे नहीं लगता है। अगर कोई मुस्लिम महिला अगर 2 या 1 से अधिक अगर विवाह करती है तो पहला जो पति होता है उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। परंतु पुरुष के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती। तो इसके लिए जो मुस्लिम महिलाएँ हैं वो कहाँ चलेगी, कोर्ट चली जाती हैं। अब कोर्ट जाती हैं तो कोर्ट में क्या उनके द्वारा जो दलील दी जाती है, दलील में कहा जाता है कि जब भारत में समानता का अधिकार, जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 साफ-साफ कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, ठीक हो गया? लिंग के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी का के भी साथ मतलब गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ साफ-साफ ये कही गई है, अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अगर कोई भी स्वतंत्रता, अगर कोई भी ऐसा अधिकार जो दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है। परंतु अनुच्छेद 15 के तहत कहा जाता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया? अब बात आती है अनुच्छेद 25 की। अब अनुच्छेद 25 जो है 25 से लेकर के 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करी गई है। यानी कि इसमें कहा गया है कि हर धर्म की अलग रीति रहेगी, यानी कि हर धर्म का अपना-अपना अलग क्या रहेगा, रीति उनकी रहेगी, क्या उनका रीति-रिवाज रहेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। परंतु अब जब सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, तो वो चीज़ें महिलाओं पे यहाँ पे लागू नहीं हो पाती हैं। बहुत सी जो महिलाएँ रहती हैं, मुस्लिम महिलाएँ ख़ास करके, कुछ ऐसे लोग भी हैं, हिंदू में भी आप लोग बहुत से नेता ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर उनकी 2-2 विवाह आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक हो गया? परंतु ये चीज़ें अब जब समान नागरिक संहिता जब लागू हो जाती है, हो गई है, तो इसके बाद जो अभी मैं सबसे पहले जो लागू देश में आप लोगों को देखने को मिला था, इससे पहले गोवा ऐसा राज्य था जहाँ पर ये चीज़ें चलती थी। तो इन दोनों का भी कंपैरिज़न करके बताऊँगा कि क्या-क्या दोनों चीज़ों में डिफ़रेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो विवाह का मामला है, यहाँ पर क्या होगा अगर इस बिल के आ जाने से कि एक जो पुरुष होगा वह सिर्फ़ एक क्या कर पाएगा, विवाह कर पाएगा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो। अब उसके बाद आ जाता है तलाक, ठीक हो गया? तलाक में मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, इसमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोगों को पता ही है। पहले क्या होता था कि बहुत से लोग ऐसे होते थे कि अपनी महिला जो पत्नी होती थी, उसको ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। या मुसलमानों में आप लोग देखते थे कि तलाक, तलाक, तलाक करके जो 3 तलाक मामला था, वो 3 तलाक नहीं दे सकता, तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो तलाक में ये था कि अगर कोई किसी को तलाक देगा तो कानूनी तौर पे क्या करेगा, तलाक उसको देगा, ठीक हो गया? ऐसे ही किसी को मतलब छोड़ेगा नहीं या ऐसे ही मुँह से बोल करके तलाक इसमें नहीं दिया जाएगा, ठीक हो गया? अब वसीयत, वसीयत की अगर बात करें, अब वसीयत में क्या होगा कि जब किसी की भी कोई वसीयत होगी यानी कि किसी की जायदाद है तो उसमें महिला और पुरुष, ठीक हो गया? यानी कि मेल और फीमेल दोनों को ही उसकी जायदाद पे क्या रहेगा, समान अधिकार रहेगा। पहले आप लोगों को देखने को मिला होगा जो हिंदू धर्म में था, हिंदू धर्म में महिलाओं को संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में इसको हिंदू कोड बिल लाया गया, उसके तहत महिलाओं को भी संपत्ति पर अधिकार दिया गया, ठीक हो गया? तो वसीयत क्या होगी, अब दोनों की क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक हो गया? अब उसके बाद बात आती है गोद की। अब गोद लेने वाली बात यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात क्या रहेगी, जैसे कि अगर कोई किसी को गोद लेता है, तो गोद लेता है तो गोद लेने वाला जो व्यक्ति रहेगा यानी कि जो महिला या पुरुष रहेगी, उनकी आयु से वह कितना 21 वर्ष छोटी या छोटा होना चाहिए। ये है गोद का नियम, क्योंकि ये इसलिए बनाया गया था, ऐसा नहीं कि कोई पुरुष है या कोई महिला है अब से अपने से 2-4 साल कम उम्र की महिला को या पुरुष को अपने गोद लिया है करके ऐसा सोच करके उसको ले ले और बाद में पता चल रहा है कि वो किसी गलत मामले में फँस गए। तो उसके लिए एक कानून बनाया गया है प्रॉपर कि अगर कोई पुरुष माना वो 30 साल का है या महिला पुरुष कोई 30 साल के हैं, तो वो अपने से
21 वर्ष से छोटे, यानी कि 7 से लेकर के 8 वर्ष तक के ही बच्चों को, चाहे वो पुरुष या मतलब चाहे वो लड़के को ले या लड़की को ले, वह गोद ले सकती है। अब इसमें भी एक नियम ये बनाया गया है कि अगर उसके पास उन दंपतियों के पास पहले से अगर पुत्र है, ठीक हो गया, पहले से अगर पुत्र है तो वो दोबारा से पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर वह पुत्री को गोद लेना चाहते हैं, पुत्र पहले से है और पुत्री को अगर गोद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर उसके बाद 2-3 अगर पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, तब वो क्या कर सकते हैं, पुत्र को गोद ले सकते हैं। लेकिन पहले से अगर पुत्र है तो वो फिर से पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं, पुत्री को यहाँ पर वो गोद ले सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर वह किसी भी पुत्र या पुत्री को गोद ले लेते हैं तो उस गोद लिए हुए बच्चे का आधा अधिकार, यानी कि उस संपत्ति पे 1/5 यानी कि 1/2 पूरा अधिकार उसका भी रहेगा, ठीक हो गया। यानी कि उसकी संपत्ति पर फिर वो क्या हो जाएगा, आधिकारिक रूप से क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। यानी कि आधी जायदाद उसके नाम की भी रहेगी। अगर कल के दिन कह देते हैं कि ये गोद लिया है, इसको हम छोड़ते हैं, तो वो फिर उसके बाद छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये 3 मामले इसमें रखे गए हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोवा में कब से लागू हुआ था। गोवा का थोड़ा सा हम इतिहास उठा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हुई थी वह हुई थी 1867 से, ठीक हो गया। 1867 से गोवा में क्या हुआ था, समान नागरिक संहिता लागू हो गई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा 1498 से लेकर के 1961 तक यहाँ पर क्या किया था, राज किया था। यानी कि कोई विदेशी भारत में आने वाला पहला जो विदेशी था पुर्तगाली, वह कौन था, पुर्तगाली था। और अंत में जो गया था वो भी कौन था, पुर्तगाली था। 1961 में गए थे, ठीक हो गया। यानी कि 1498 में भारत आए थे और 1961 में यहाँ से वो गए। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कालीगढ़ बंदरगाह में उतरा था वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आया था। यानी कि 1498 में भारत आया था, वो मसाले के व्यापार हेतु यहाँ पर आया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि उसने यहाँ पर अपने जब वो आया था अपने खर्च से भी उसने अधिक यहाँ पर के धन कमा करके गया था। तो उसके बाद उसका क्या हुआ था, ध्यान यहीं पर आकर्षित हो गया था। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपना यहाँ पर अड्डा जमाना शुरू कर दिया था और जाने वाले भी जो अंतिम थे वो कौन थे, भारत से पुर्तगाली ही थे, ठीक हो गया। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो यूसीसी लागू किया गया था गोवा में, वो 1867 से ही यहाँ पर लागू कर दिया गया था, ठीक हो गया। 1867 से ही यहाँ पर लागू था। और उसके बाद जब 1867 से यहाँ पे लागू था तो और 1961 में जब यहाँ से पुर्तगाली गए, पुर्तगालियों के जाने के बाद 1961 में ही एक अधिनियम पास किया गया। उस अधिनियम का नाम है गोवा दमन और द्वीप अधिनियम 1961, ठीक हो गया। इस अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि 19 दिसंबर 1961 तक गोवा में जो कानून था, ठीक हो गया, वही कानून क्या रहेगा, वैध रहेगा। यानी कि वही कानून अगर वैध रहेगा तो वहाँ पर उस टाइम पे कौन सी व्यवस्था भी चल रही थी, समान नागरिक संहिता भी वहाँ पर चल रही थी। तो अगर कानून की बात करें तो कानून के अंतर्गत ही ये चीज़ें भी आ गई थी, ठीक हो गया, आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें कहा गया था उस अधिनियम में कि वैसा ही रहेगा जब तक भारतीय संसद कोई इसमें परिवर्तन नहीं करते। लेकिन भारतीय संसद ने इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया। आज़ादी के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। और उस अधिनियम में साफ साफ ये बताया गया था कि 19 दिसंबर 1961 के कानून के तहत ये कहा गया है, अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि उससे पहले जो भी यहाँ पे व्यवस्था चल रही थी, जो भी कानून व्यवस्था यहाँ पे पुर्तगालियों के द्वारा चलाई जा रही थी, वही कानून व्यवस्था रहेगी। तो वही कानून व्यवस्था रहेगी। तो जो समान नागरिक संहिता वाला जो कानून था वो भी वहाँ पर क्या था, लागू था और वर्तमान तक वो भी वहाँ पे चल रहा था, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होगी। गोवा पहला राज्य था, ठीक हो गया। यानी कि गोवा पहला राज्य था जो पुर्तगालियों ने यहाँ पर चलाता था। लेकिन भारत में वर्तमान टाइम पे किसी विधानसभा में पास करने के बाद पहला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है, ठीक हो गया। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने अपने विधानसभा में इसे पास किया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न कहाँ से बन जाएगा कि किस तिथि को उत्तराखंड विधानसभा में क्या किया गया है, पास किया गया था, कौन सा बिल, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता जो बिल है वो किस तिथि को पास किया गया था। तो 7 फरवरी को इसको क्या किया गया था, पास किया गया था।
तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि करंट का सवाल रहेगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि अनुच्छेद 44 में कौन-सा अधिकार रहता है, तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में आती है। इसमें कितने मामले रखे गए हैं, तो विवाह, तलाक, वसीयत और गोद 4 मामले इसमें रखे गए हैं। ठीक हो गया? अब इसके बाद प्रश्न ये पूछता है कि में सबसे पहली बार गोवा में कब समान नागरिक संहिता लागू हुई थी? तो 1867 में गोवा में समान नागरिक संहिता लागू 1867 से ही लागू थे। ठीक हो गया? और गोवा, दमन और दीव अधिनियम कब आया था? तो 1961 में ये आया था। ठीक हो गया? 1961 में गोवा, दमन और दीव अधिनियम आया था। और इसमें ये भी कहा गया था कि ये जो कानून व्यवस्था है वो वैसे ही सुचारू रहेगी जैसे इससे पहले की थी। ठीक हो गया? तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा-सा इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों ही राज्यों में डिफरेंट अब क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे कि उत्तराखंड में हाल-फिलहाल में ही हुआ है। तो अब गोवा और उत्तराखंड की हम बात करते हैं, दोनों में समान नागरिक संहिता में क्या अंतर है या क्या समानता आप लोगों को इसमें देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं इसमें गोवा। अब गोवा की अगर बात करें तो गोवा में क्या-क्या चीज़ें इसमें प्रावधान किए गए हैं, तो प्रत्येक पति-पत्नी को स्वामित्व अथवा अर्जित ज़मीन पर बराबरी का क्या रहेगा? हक रहेगा। इनकी जैसे कि मैंने इसमें बता दिया है, वसीयत जो रहेगी, संपत्ति जो उनकी रहेगी, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों का ही इसमें क्या रहेगा? समान रूप से अधिकार रहेगा। ठीक हो गया? उसके बाद है तलाक के मामले में संपत्ति का आधा हिस्सा पाने का अधिकार, यानी कि तलाक अगर पति पत्नी का हो जाता है तो उनकी जो संपत्ति रहेगी वह आधी आधी होगी, यानी कि दोनों का आधा आधा पाने का इसमें क्या रहेगा? पूरा का पूरा अधिकार रहेगा। तीसरा इसमें जो प्रावधान है गोवा में, माता-पिता अपने बच्चों को विरासत से नहीं कर सकेंगे बेदखल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत से ऐसे केस आ जाते हैं जहाँ पर जो माता-पिता रहते हैं वो अपने बच्चों को क्या कर देते हैं, अपनी विरासत से अपने जो भी उनके पास संपत्ति रहती है उस संपत्ति से उनको क्या कर सक देते हैं, बेदखल कर देते हैं। लेकिन गोवा में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद चौथा जो इसमें प्रावधान रखा गया है कि जिन मुस्लिम पुरुषों की शादियां पंजीकृत हैं वह बहुविवाह नहीं कर सकते हैं। इनकी मौखिक तलाक जो होता है वह प्रावधान में नहीं है। ठीक हो गया? इनकी तलाक 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 करके तलाक गोवा में नहीं दिया जा सकता है। ठीक हो गया? उसके बाद हिंदू पुरुष अपनी पहली पत्नी से बच्चा पैदा न होने पर वह दूसरी शादी कर सकता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होता है? हिंदुओं पे लागू होता है। चर्च में शादी करने वाले कैथोलिक को यूसीसी के तलाक से बाहर रखा गया है, यानी कि जो चर्च में शादी करते हैं, जो कैथोलिक वहाँ पे शादी करते हैं उसको इससे बाहर रखा गया है। उसके बाद जो 7वां इसमें प्रावधान किया गया है गोवा में कि अन्य समुदायों के लिए विवाह का नागरिक पंजीकरण ही प्रमाण पत्र के रूप में मंजूर होगा, यानी कि कोई भी अन्य समुदाय वाले रहेंगे जिनका अगर विवाह हो जाता है तो उनके लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट रहता है वह बनना क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि उसी के आधार पर क्या हो जाएगा? जो शादी है वह क्या होगी? वैलिड मानी जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं कि उत्तराखंड में क्या-क्या चीज़ें इस पर प्रावधान रखे गए हैं। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसमें पहले अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि संपत्ति में महिलाओं को भी पुरुषों की बराबरी का अधिकार रहेगा। ये तो दोनों में क्या देखने को मिल जा रहा है? समान आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। ठीक हो गया? उसके बाद इसमें दूसरा जो पॉइंट रखा गया है वो है कि सभी के लिए विवाह का जो पंजीकरण है वो कराना क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करता हो, यानी कि सभी इसमें कहा गया है। उसके बाद इसमें रखा गया है पति पत्नी के जीवित रहते ही दूसरी शादी करना क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर वो दोनों जीवित हैं तो उनमें से कोई भी बिना तलाक के शादी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कहा गया कि सभी समुदायों की युवतियों को विवाह की उम्र समान रहेगी, यानी कि जो विवाह की उम्र रहती है, जैसे वर्तमान में क्या है 18 वर्ष रखी गई है, तो सभी समुदायों के लिए ये चीज़ें क्या रहेंगी? लागू रहेंगी। उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप में अगर कोई रहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म देना अनिवार्य रहेगा, यानी कि उसकी सूचना देना, पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद इसमें कहा गया है जायज़ नाजायज़ जो संतानों का भेदभाव पहले होता था, यानी कि जो नाजायज़ संबंध बनाने के बाद जो, क्योंकि इसमें उस बच्चे का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उसको तो इसमें कोई मतलब किसी भी प्रकार का उसका दोष है ही नहीं इसमें, जो जायज़ है या नाजायज़ है, तो उसको भी क्या रहेगा? संपत्ति पर पूरा का पूरा इसमें अधिकार रहेगा, यानी कि जो ये भेदभाव है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
और इसमें जो रखा गया है कि बुजुर्गों की देखभाल को भरण-पोषण का प्रावधान है और जो बुजुर्ग रहते हैं उनकी जो देखभाल के लिए भरण-पोषण का जो इसमें प्रावधान रखा गया है। तो कुछ चीज़ें क्या हैं उत्तराखंड की जो गोवा के साथ क्या है मिलती-जुलती है। अब इसमें कंक्लूजन ये आता है कि क्या ये सही है या गलत है? तो मेरे हिसाब से जो यूसीसी है यानी कि समान नागरिक संहिता है, वह पूरे देश में लागू हो जानी चाहिए। ऐसे क्या होगा अभी तो उत्तराखंड ने ये लागू कर दिया है, कुछ टाइम बाद यूपी करेगा, बिहार करेगा मतलब अन्य राज्य भी इसको करेंगे, तो सभी क्या करेंगे अपने-अपने अकॉर्डिंग इसमें कानून बनाएँगे। लेकिन अगर इसको केंद्र अगर जारी कर देती है यूसीसी जो बिल है यूसीसी बिल लाने के बाद अगर इसको प्रस्ताव पास कर देती है, विधेयक बना देती है और ये अगर विधेयक पास हो जाने के बाद अगर ये अधिनियम बन जाता है, तो इसके तहत क्या हो जाएगा कि पूरे देश में एक ही कानून लागू होगा, ठीक हो गया? ऐसे तो फिर क्या हो जाएगा हर राज्य का अलग-अलग मामला उठ कर के आएगा, फिर उसके बाद क्या रह जाएगा कि उत्तराखंड की अगर हैं 2 राज्यों में अगर इंटरस्टेट अगर शादियाँ होती हैं, तो उस मामले में दोनों का क्या हो जाएगा इसमें डिफरेंसेस बहुत चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। तो इस हिसाब से केंद्र सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। पूरे देश में एक ही क्या होना चाहिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इससे क्या होगा जो महिलाएँ हैं क्योंकि इसको अगर देखा जाए तो पुरुषों पे इसका ज़्यादा इतना इफ़ेक्ट है नहीं, ठीक हो गया? ये महिलाओं हेतु ज़्यादा इफ़ेक्टिव आप लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि महिलाएँ जो बहुत से मतलब पीड़ित हो जाती थी तलाक से लेकर के या अन्य वसीयत से लेकर के जो नाजायज़ जो संतानें होती थी उनको इसमें हक नहीं मिल पाता था या बुजुर्ग जो लोग थे बुजुर्गों को इसमें जो अधिकार उनको अंत टाइम में उनके जो बच्चे थे वो उनको छोड़ देते थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होगा देखने को मिल जाएँगी। तो अगर इसमें केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए अपना कदम उठाना चाहिए। तो अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।